इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र का पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी। यह जो चैप्टर है ये काल्पनिक आधार पर बनाया गया है, समझ लो सपने जैसा। अवलोकन मतलब इंट्रोडक्शन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय करना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। मतलब पालमपुर के कहानी से ही हम इसके बारे में समझाया जाएगा आपको। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, खेती मेन है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। मतलब सब लिमिट में होता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि उससे जानने को मिलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संस्थान किस प्रकार समायोजित करते हैं। मतलब जो इच्छा वाले सामान है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए, उस चीज को पूरा करने के लिए जो भी समायोजन लोग हैं, जो उत्पादन संसाधन को पूरा कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, वह लोग कैसे काम करते हैं। अब देखो, खाने के लिए चावल, दाल, रोटी, मकई, बाजरा ये सब बहुत जरूरी है। अब फालतू का मैगी, चाउमीन, पास्ता ये सब फालतू का चीज है, ठीक है, जो सरा गला का बनाया जाता है। चिप्स हो गया, दलिया हो गया, दलिया नहीं चिप्स हो गया, और बहुत सारा कुरकुरे मिलता है, नमकीन मिलता है, जो कि आपको बहुत खराब कंडीशन में बनाया जाता है, उसको सरा गला कर। यहाँ तक मैगी चाउमीन को तो 3-3 दिन सरा कर रखा जाता है। उसमें ईस्ट पाउडर, सुअर के चर्बी को मिलाया जाता है, सुअर के चर्बी को पीस कर उस चर्बी को मिलाया जाता है मैगी और चाउमीन को बनाने के लिए। उसी को लोग चाव से खाते हैं। और जो लोग बोलते हैं मैं मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ, भैया आप तो सुअर खा रहे हो, शाकाहारी कैसे हो गए। तो ऐसे चीज से बचना चाहिए। परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे, जिसको बोलते हैं शाहपुर, से जोड़ती है। रायगंज और शाहपुर वहीं पर नजदीक है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा गाड़ी, जिस तरह बैल खींचता है तो बैलगाड़ी, भैंसा खींचता है तो भैंसा बगही, भैंसा बगही से लेकर यहाँ पर बैलगाड़ी से, भैंसा बगही से लेकर अन्य कई तरह के वाहन, जैसे देखो भैंसा बगही, जिस तरह घोड़ा, जैसे टमटम होता है ना, तो टमटम में घोड़ा रहता है, ठीक है, तो घोड़े के जगह पर भैंसा लगा दो तो भैंसा बगही हो गया। वैसे टमटम, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं उस रोड पे। बैलगाड़ी, भैंसा बगही, और उसके बाद से आपको वाहन में आ जाएंगे मोटरसाइकिल, साइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब भी वहां पर दिखाई देते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। कितना? 450। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब गांव में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं का है जो उच्च परिवार से 80 लोग हैं, 80 परिवार हैं, ऊंचे जाति के 80 परिवार। उनके मकान जमीन से कुछ बहुत बड़े हैं। मतलब उनका जो मकान है जिसमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, और उन लोगों का घर भी ईंट सीमेंट का बना है। अनुसूचित जाति, जहां जिसको दलित बोलते हैं, दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है। मतलब 25% जो होता है अमीर लोग और 75% गरीब लोग, और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। जिनमें से वो घर जो है मिट्टी और फूस, जैसे खरही, खरपतवार, और आप समझ लो कि मरई में लोग रहता है, जिसका दीवार आपको गिलवा मिट्टी से बनता है और छत पे मड़ई रहता है, खरपतवार से बनता है।
अधिकांश के घरों में बिजली है, मतलब बहुत सारे घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं, और जितने भी नलकूप है जो जिससे खेत में पानी पटाया जाता है, सिंचाई होती है, वह सब बिजली से चलती है और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्य के लिए भी किया जाता है। ठीक है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय मतलब दवाखाना भी है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। अस्पताल है, दवाखाना है, स्कूल है, हाई स्कूल है। अब क्या टेंशन है। एक प्राथमिक विद्यालय जहां पर बच्चे 5वीं से 8वीं तक पढ़ते हैं, सब है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़क परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र है। वहां पर एकदम विकसित लोग हैं। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। मैं अपने गांव की बात करता हूं तो मेरे गांव में सड़क तो है, खराब है। परिवहन के लिए रास्ता खराब है। संसाधन में बिजली है। सिंचाई के लिए हमारे पास बिजली है, मोटर है, अपने से लगाना पड़ता है। विद्यालय है, वह भी सारा गाला पूरा सिस्टम वहां का है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। पर्याप्त विकास तंत्र नहीं है। इतना समझ लो, विकास तंत्र नहीं है। इन सुविधाओं की तुलना में अपने निकट के गांव, मैं अपने गांव का बता दिया, आप अपने गांव का कमेंट में बताओ कि आपके गांव में सड़क, परिवहन, बिजली, सिंचाई संसाधनों में से क्या है, क्या नहीं है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन के प्रमुख गतिविधि है। भारत के अधिकतर गांवों में खेती ही सबसे ज्यादा की जाती है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, लघु विनिर्माण, घर बनाने, पुल बनाने, कुछ भी बनाने में काम करते हैं। परिवहन, गाड़ी चलाते हैं। दुकानदारी करते हैं, मतलब घर में ही चाहे दुकान लगाकर कुछ बेचेंगे, आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। कौन कौन क्रियाओं पर विचार करेंगे देख लो। यह कथ्य आंशिक रूप से, ये छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ने वाला चीज है। उत्पादन का संगठन, ये जानो। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। कौन से? पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरा आवश्यकता है श्रम, मजदूरी, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की जरूरत होती है। मतलब कुछ कामों में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। दूसरी क्रियाओं के लिए, दूसरे काम के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। मेहनत करने वाले लेबर की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है और हर लोग उत्पादन के लिए वहां पे मेहनत करते हैं। तीसरा आवश्यकता भौतिक पूंजी, जो उसमें पूंजी लगाएगा तभी तो कुछ होगा ना। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, मतलब जो लागत लगते हैं उसको पूरा करना। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, मतलब कौन कौन सा काम आता है जिसको भौतिक पूंजी के नाम से जाना जाता है। यहां पर देख लेते हैं। क नंबर, क में है औजार, मशीन, भवन, रोजगारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर प्राकृतिक मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। जनरेटर बिजली बनाने का काम करता है तेल से, टरबाइन पानी की वजह से बिजली बनाता है, कंप्यूटर हम लोग जिससे पढ़ते पढ़ाते हैं।
औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन हमें कई वर्ष तक प्रयोग होते हैं और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। और इस पूंजी को अस्थाई पूंजी बोलते हैं। एक बार खरीद लो, सालों साल चलाओ। ठीक है। अब ख नंबर, कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नकद मुद्रा, पैसा दो सामान लो। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल और जो नगद देते हैं उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। और उत्पादन क्रिया जब हो जाती है, पैदा उस चीज को बना लिया जाता है, तो ये चीज समाप्त हो जाता है। बेच देंगे तो अपना कार्य पूंजी भी निकल जाता है, जिसके बाद हम अपने लेबर मजदूर को भी पैसा दे सकते हैं। चलिए इससे पहले एक सवाल पूछता हूँ, कौन कौन पैसे से कुछ खरीदा है? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया से तो सब कुछ कोई ना कोई टॉफी खरीदा होगा। 1 रुपया से नीचे से कुछ खरीदे हो? 8 आना में कुछ कोई टॉफी खरीदा है? 8 आना के टॉफी तो खाए ही होंगे। चॉकलेट, अठनिया चॉकलेट, चरनिया चॉकलेट आज भी मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन पहले 50 पैसा का मिलता था। हम 50 पैसा का खरीद कर लाते थे कुरकुरे खाने के लिए, और उस समय खुरमा मिलता था। मतलब आज खुरमा आपको 5 रुपए का थोड़ा सा मिलेगा। हम जब छोटे थे, 5 से 4 साल के थे, जब अपने गांव में एक दुकान पर जाते थे तो 50 पैसा, जिसको अठन्नी बोला जाता था, तो अठन्नी से हम खुरमा खरीद कर लाते थे और वही खाते थे, खूब खाते थे। खुरमा एक तरह से मैदा से बनता है और ऊपर से उसमें चीनी का पाक डाल दिया जाता है, जिस तरह मीठा लगता है, जिसके वजह से 1/4 आवश्यकता भी होती है। और 1/4 आवश्यकता क्या होती है? देखो, 3 तो सीख गए, और चौथी क्या होगी? आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। देख भाई, सब हो गया, नॉलेज नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगा, तो उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? उसको बनाओगे कैसे? यही तो चौथा आवश्यकता है कि आप पढ़ो, लिखो। देखो, मैं नहीं बोलता हूं कि डिग्री लेना जरूरी है, लेकिन उतनी डिग्री ले लो जिससे आपको बोलने, लिखने, पढ़ने में सहूलियत हो, मतलब बोल पढ़ लिख सको। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है संसाधनों के रूप में लोग। अगला पाठ है अपना, जिसको हम पढ़ेंगे। ये देखो, यहाँ पर कारखाने में मशीनों पर कार्य करते हुए लेबर, श्रमिक, ये किस तरह चश्मा लगा लगा कर काम कर रहे हैं, धागा बिन रहे हैं। ये बुनकर लोग हैं। एक ही साथ में बहुत सारा मशीन है जिस पर सब लोग काम कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं। चित्र में उत्पादन के प्रयुक्त भूमि, श्रम और अस्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। अब देखो, प्रयुक्त भूमि, जिस जमीन पर फैक्ट्री है, श्रमिक जो लेबर वहां पर मेहनत कर रहे हैं, अस्थायी पूंजी मशीन, तो उसी की पहचान करनी है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इन अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। जो ये पूंजी लगता है उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। अब देखो, आप पालमपुर में खेती भी एक बहुत अच्छा कहानी है। जैसे में भूमि स्थिर, भूमि आपके पास है कि नहीं है, ये जानना जरूरी है ना। पालमपुर में खेती उत्पादन के प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं।
वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। खेत में अगर उत्पादन होगा, उपज होगा, तब उन लोगों को पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे भैया, आप कुछ काम नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ खाने को कहां से मिलेगा? कौन देगा? वही भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तु, देखो भूमि क्षेत्र वस्तु वस्तुतः स्थिर है। भूमि जो है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो भागने वाला नहीं है। पालमपुर में एक वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। मतलब 1960 से आज तक कोई विस्तार नहीं हुआ जमीन में, ठीक है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। मतलब जो बंजर जमीन था उस पर भी अब खेती की जा रही है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखो, जो जमीन उपजाऊ नहीं है उसको भी लोग उपजाऊ बनाकर खेती कर रहे हैं, उसमें उसको बढ़ाने में कोई गुंजाइश नहीं है। उसको बढ़ाया जा सकता है और एकदम मरियल क्षेत्र पर भी खेती की जा सकती है आज के समय में। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। भूमि हेक्टेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, कुंठा जिसको कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। एक बीघा में 17 कट्ठा। एक हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक हेक्टेयर जो है 100 मीटर की भुजा, 100 मीटर की भुजा मतलब हाथ लगा लो 100 मीटर, उतनी बराबर क्षेत्रफल की होती है। क्या आप एक हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? आपका स्कूल कितने हेक्टेयर में है? नहीं पता है? कल जाओ प्रिंसिपल से पूछो कि सर इस जमीन का मतलब कितना दूर में अपना स्कूल है, ये पूछ सकते हो। नहीं पूछेंगे तो बोलना मैं थाना में जा रहा हूँ केस करने। क्यों? आप बता नहीं रहे हैं। क्योंकि हमें जरूरत है पूछने का, हमें हक है जानने का, तो हम जानेंगे। आप हमको बताओ कितने में जमीन है, मैं देखना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ। जाकर पूछोगे कि नहीं पूछोगे? टीचर से पूछ लेना, नहीं तो अपने घर में पूछना कि पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से कि अपना घर जो है कितने दूर में है, कितना बीघा में है। बीघा तो छोड़ दो, कट्ठा में है, 1 कट्ठा में है कि 2 कट्ठा में है, 10 धूर में है। 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, जिसमें से 10 धूर मिलाकर 1 कट्ठा होता है। अगले भाग में पढ़ेंगे 2 नंबर, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? इसके बारे में हम भाग 2 में जानेंगे। तब तक आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।